तो बच्चों अभी तक हमने मेटलर्जी में किसके बारे में पढ़ा था? यहाँ पर मेटलर्जी में अभी तक हमने वो कॉपर का एक्सट्रैक्शन देख लिया था, आयरन का देख लिया था। नाउ अब हम देखते एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का एक्सट्रैक्शन, जो कि आपके लिए काफी इजी होगा, काफी सिंपल होता है। जिंक का एक्सट्रैक्शन बच्चों आप लोगों के लिए क्या होगा बच्चों? काफी ज्यादा सिंपल होगा। तो उसको देख लेते हैं एक एक करके। तो जिंक के लिए जो मेन और होगा वो क्या होगा? ZnCO3 और एक होगा बच्चों आपका ZnS। अब ZnS का मतलब आप लोग जानते हो, ZnS का मतलब क्या होगा? जिंक ब्लेंड और आपका इसका क्या होगा? कैलामाइन। इसका एक बार चेक कर लेना बच्चों क्या होता है नाम, वैसे मुझे जहां तक याद है कैलामाइन होगा, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लेना। अब सबसे पहले देखो, और को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तो करना मैंने आपको बताया था, वो तो करना ही है। अब यहां पर अगर ZnCO3 होगा तो मैं कौन सा प्रोसेस लूंगा? मैं यहां पर तो फ्रोथ फ्लोटेशन तो नहीं लूंगा, यहां पर सल्फाइड हो रही है, इसलिए मैं यहां पर क्या लूंगा? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मैंने बताया था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाट? यूज फॉर सल्फाइड्स और, बट यहां कार्बोनेट के और में मैं यहां पर लूंगा ग्रेविटी सेपरेशन। कौन सा? ग्रेविटी सेपरेशन। ये आप लोगों को याद रखना है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में यहां पर काम में लूंगा यहां पर फ्रोथ फ्लोटेशन। देन आफ्टर इसका मैं क्या करूंगा? यहां पर मुझे ZnCO3 मतलब गैंग पार्टिकल हट जाएंगे या फिर मैट्रिक्स पार्टिकल आपके हट जाएंगे, तो यहां पर ZnS। अब इसका मैं कैल्सिनेशन कराऊंगा, लेकिन यहां पर नीचे सल्फाइड हो रहे, तो इसका मैं क्या कराऊंगा? रोस्टिंग। इसका मैं क्या कराऊंगा बच्चों? रोस्टिंग। और दोनों से जो मुझे मिलेगा वो क्या ऑब्टेन होगा? ZnO। ठीक है, ZnO। ये देखो पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा? स्मेल्टिंग। तीसरा प्रोसेस आपका क्या होगा बच्चों? स्मेल्टिंग हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे? कार्बन के प्रेजेंस में। मैंने बताया था, आज मैंने पायरोमेटलर्जी में मैंने बताया था कि कार्बन के प्रेजेंस में ZnO का ऑक्सीडेशन करा के हम मेटल भी ऑब्टेन करते हैं, ये मैंने बताया था। तो यहां पर क्या बनेगा? Zn और आपका CO बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या बना है? जिंक बना है। यहां पर आपका क्या बना है बच्चों? जिंक बना है, जो कि आपका क्या होगा? इम्प्योर होगा। जो कि आपका क्या होगा बच्चों? इम्प्योर होगा। इसके बाद इसका फर्दर हम क्या करेंगे? डिस्टिलेशन। मैंने आपको बताया था डिस्टिलेशन हम किस किस का करते हैं बच्चों? ZnCdHg। मैंने आपको रिफाइनिंग में बताया था, रिफाइनिंग हम किससे करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड से। रिफाइनिंग हम किससे करेंगे बच्चों? डिस्टिलेशन मेथड से। ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? Zn प्योर Zn मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा था हमारा Zn का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं बच्चों यहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। यहां से आप लोगों के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, काफी इजी कंसेप्ट है और काफी सिंपल भी है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए जो हमारा मेन और होता है वो क्या होता है बच्चों? बॉक्साइट। क्या होगा बच्चों आपका? बॉक्साइट, मतलब Al2O3 2H2O। ठीक है, अब सबसे पहले इसका हम कैसे करते बच्चों? मैंने आपको बताया था, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो यहां पर मैंने ऑक्साइड है तो ग्रेविटी सेपरेशन लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? ग्रेविटी सेपरेशन। यहां तक तो आपको आ गया होगा। नेक्स्ट अब इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में मैंने लिखा था बॉक्साइट ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम किससे करते हैं? लीचिंग से। तो बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम किससे करेंगे? लीचिंग मेथड से। और मैंने आपको बताया था लीचिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? अभी मैंने लिखा था आपको, सरपेक, देन आफ्टर क्या था? सरपेक के बाद आपका बेयर्स लिखा है। बेयर्स के बाद आपका क्या है बच्चों? हॉल प्रोसेस। इससे हम क्या आपको ऑब्टेन कर लेंगे बच्चों? इन तीनों से लीचिंग करा के। देखो सरपेक में हमारा क्या काम आएगा? सरपेक में हमारा कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, जब कौन सी इंप्योरिटी हो? SiO2 हो। ठीक है, बेयर्स में क्या काम आएगा? जब आपका इंप्योरिटी Fe हो या फिर आपका TiO2 हो, मतलब रेड। ये आपका रेड बॉक्साइट होता है और ये आपका व्हाइट बॉक्साइट होता है। ठीक है, तब आपका होगा। ठीक है, टाइटेनियम भी होता है, तो ये होगा। तो मैं कौन सा यूज करूंगा? NaOH।
ठीक है। और इसके मतलब आपका क्या है कि L2O3 फिर बता रहा हूं, एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से ये केवल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन ये जो इंप्योरिटी है इट कैन नॉट रिएक्ट विद बेस, ठीक है। तो इस चीज को समझना। अब होल्स में क्या होगा, जब आपका SiO2 भी प्रेजेंस हो, FeO भी प्रेजेंस हो, TiO2 सारे इंप्योरिटी प्रेजेंस हो, तो हम होल प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है Na2CO3 का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां से मुझको Al2O3 ऑप्टेन होगा। क्या होगा, Al2O3 ऑप्टेन होगा, जो कि क्या होगा बच्चों, आपका इम्प्योर होगा, ठीक है। आप लोग अगर पुराने मेथड्स देखोगे तब आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ अभी हमारा Al2O3 मुझे मिला है, जो कि क्या है, इम्प्योर है। तो सबसे पहले मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आज ही मैंने बताया इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी कैसे होगा बच्चों, इसका समझना। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी में मैंने बताया था इलेक्ट्रोमेटलर्जी वाला पॉइंट। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें सिंपली समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम एनोड और कैथोड बनाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी इसका करने में बहुत बड़ी तकलीफ है, ठीक है। Al2O3 का इलेक्ट्रोमेटलर्जी करेंगे, लेकिन क्या होता है बच्चों, Al2O3 का आपका क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ठीक है। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड इसका प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों, जो आपका Al2O3 होता है हाईली कोवेलेंट इन नेचर। Al2O3 क्या होता है, हाईली कोवेलेंट इन नेचर। जब यह आपका नेचर में ज्यादा ही कोवेलेंट होगा, नेचर में जब ये ज्यादा ही आपका हाईली कोवेलेंट नेचर का होगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब ये हाईली कोवेलेंट नेचर होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यूट्रल फ्लक्स होता है, मैंने आपको फ्लक्स में जाके चेक करो बच्चों आप लोग, जो आपका न्यूट्रल फ्लक्स होगा, न्यूट्रल फ्लक्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल फ्लक्स क्या करता है, ना एसिडिक से रिएक्ट करेगा ना आपका बेसिक से। इसका काम ही अलग होता है। इसके तीन ही पर्पज होते हैं, एक तो कंडक्टिविटी को एनहांस करता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, और ये आपके किसके लिए काम आएगा, कोवेलेंट नेचर के लिए। मैंने आपको तीनों पर्पज इसके लिखाए थे, इसका मेन यूज। तो वो न्यूट्रल फ्लक्स में उसका यूज देखो क्या करते हैं, न्यूट्रल फ्लक्स में कंडक्टिविटी इंक्रीज कराना होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो हाई होता है उसको डिक्रीज करना होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल फ्लक्स के फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का, ये भी मैंने लिखाया था। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, CaF2 फ्लोरिस्पार, ठीक है। और ये भी मैंने एग्जांपल भी लिखवाए थे, Na3AlF6, ठीक है। ये आपको काफी ज्यादा हाई अमाउंट में यूज करते, इसको यूज करते। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होगा। मैं एक कंटेनर बनाता हूं, देखो, ठीक है। कंटेनर बनाया, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने फिल कर दिया। ये आपका जो एनोड होगा, एनोड क्या होगा बच्चों, कार्बन रोड होगा। और जो आपका जो ये कंटेनर होगा, कार्बन से इसको लेयर बनाएंगे। इसके ऊपर क्या बनाएंगे बच्चों, कार्बन से लेयर बनाएंगे। मतलब हम क्या बोल देंगे इसको, कार्बन कोटेड वेसल। क्या बोलेंगे, कार्बन कोटेड स्टील वेसल। स्टील का मतलब आयरन, ठीक है, स्टील वेसल, कार्बन कोटेड स्टील वेसल होगा। और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, कोक मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, इसके ऊपर कोक को रखने वाला हूं। इसके ऊपर क्या रखने वाला हूं, कार्बन को। इसका भी यूज मैं बताऊंगा। और जो ये होगा स्टील, अब देखो कार्बन रोड किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। और ये कार्बन कोटेड स्टील वेसल है, ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज। अब बात समझना, यहां पर मैंने कार्बन को रखा है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करूंगा वो क्या होगा बच्चों, समझना। मैंने Al2O3 20% ऐड किया, 20% जो मुझे कहां से मिला, सरपेक, बेयर्स और हॉल प्रोसेस से। और साथ में मैंने क्या मिलाया, Na3AlF6 जो कि आपका 60% होगा, और CaF2 फ्लोरिस्पार आपका कितना परसेंट होगा, 20%। तो ये इन तीनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बोला था हाईली अमाउंट में मिलाऊंगा, तो देखो 80%, अब अबाउट 80% इसको मैंने मिलाया, अबाउट 80% मैंने इसको मिलाया। अब सबसे मेन पर्पस ये है कि यहां पर जो कार्बन से मैंने कार्बन का लेयर किया, कार्बन को ऊपर से लेयर किया, इसका काम क्या है पहले समझते हैं। कि अगर मैंने कार्बन नहीं मिलाया होता तो क्या होता, कार्बन ऊपर से नहीं लेयर में बनाया होता तो क्या होता, कार्बन डस्ट अगर मैं नहीं डालता तो क्या होता, समझना, कार्बन डस्ट अगर मैं नहीं डालता तो क्या होता कि जो ऑक्सीजन है
वो इसके साथ ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज कर देता, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा अभी, लेकिन अगर कार्बन लेयर हटाता तो हमारा जो एनोड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता, मतलब यहां पर हमको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता। देखो अगर मैंने कार्बन यहां नहीं मिलाया होता तो ऑक्सीजन सीधा एनोड के साथ रिएक्ट करता और क्या करता बच्चों, सीधा एनोड के साथ रिएक्शन करता और एनोड को ही खत्म कर डालता। इसीलिए मैंने यहां पर कार्बन डस्ट मिलाया। तो कार्बन डस्ट का मतलब क्या है, टू अवॉइड, कार्बन डस्ट का रीजन टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन रोड मींस एनोड, कार्बन रोड मींस एनोड, इसके ऑक्सीडेशन को भी रोकता है बच्चों। और क्या करता है बच्चों, लॉस ऑफ हीट, मतलब अगर मैंने ऊपर से मिला दिया तो हीट आपकी बाहर नहीं निकलेगी, तो हीट के लॉस को भी क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट को भी अवॉइड करेगा। तो ये चीजें तो आपको नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें रिएक्शंस हमारी क्या होगी बच्चों, रिएक्शंस सबसे पहले मैं लिखता हूं 8, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर 8 कैथोड। हाँ, कैथोड से लिखने से पहले समझो, सबसे पहले क्रायोलाइट है, देखो Na3Al F6, ये टूटेगा किसमें, NaF बना लेगा 3 और साथ में AlF3 बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो AlF3 है ये आपका टूटेगा, ये आपका Al+3 बनाएगा और 3F माइनस। अब क्या होगा, अब देखो 8 कैथोड मतलब कहां, आयरन साइड, 8 कैथोड मतलब कहां, कैथोड कौन सा है बच्चों, आयरन, मतलब आयरन साइड, Fe साइड, आयरन साइड अगर मैं कैथोड बनाऊंगा तो कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बच्चों, आपका लॉस होगा, कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा, तो सॉरी कैथोड पर आपका अगर इलेक्ट्रॉन होगा, कैथोड पर अगर आपका रिएक्शन होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, एल्यूमिनियम यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहां पर एल्यूमिनियम मिल जाएगा जो कि आपका प्योर फॉर्म का होगा। अब प्योर फॉर्म नहीं होगा, ये भी आपका थोड़ा बहुत इंप्योर होगा, इसको हम बाद में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराएंगे, ठीक है। अब मैंने 8 एनोड की बात की, तो एनोड पर क्या होगा बच्चों, जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन आएगा, ठीक है, फ्लोरीन अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये अगर 3 होगा तो यहां पर 3/2 F2 हो जाएगा और यहां पर 3, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर तो सर मुझे Al2O3 का तो कोई रोल ही नहीं दिख रहा, तो क्यों मैंने किया ऐसा, दिख रहा है आपको रिएक्शन में, नहीं। अब देखो अब क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, रिएक्शन के बीच में बहुत सारी बातें हो जाती है रिएक्शन के बीच में और हमको पता भी नहीं पड़ता। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, फैक्ट क्या होता है कि जो आपका यहां पर जो आपका फ्लोरीन बना, ये वाला फ्लोरीन 3/2 F2 आपका किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एल्यूमिना के साथ, और एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके AlF3 बना देगा और साथ में आपका O2 गैस का रिमूवल कर देगा। चलो शुरुआत में मैंने इसके थ्रू एल्यूमिनियम निकाल लिया, लेकिन बाद में हमको बार बार इसको नहीं मिलाना पड़ेगा, ये बन गया, मिला दिया, एक बार स्टार्ट हो गया रिएक्शन, उसके बाद मुझको इसको नहीं मिलाना पड़ेगा। फिर यहां से जो F निकला है, ये F Al2O3 के साथ रिएक्शन करके इसके साथ ये रीयूज में काम आ जाता है, ठीक है। किसके साथ, AlF6, यहां पर AlF3, यही वाला AlF3 वापस से रीयूज होगा, फिर ऐसी रिएक्शन होगी, फिर वो Al2O3 के साथ रिएक्शन करेगा, फिर रीयूज होगा, फिर ऐसी रिएक्शन होगी, फिर वो वापस जाएगा, फिर ऐसी रिएक्शन होगी, फिर वापस जाएगा, इसी तरीके से कंटिन्यूअस होगा। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट कितनी बार मिलाया, एक बार। इस चीज को थोड़ा सा पॉइंट आउट करो, ध्यान रखो, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा पॉइंट आउट करो और ध्यान रखो। अब क्या होता है, जो यहां से एल्यूमिनियम मिलता है, इसमें इंप्योरिटी होती है एल्यूमिनियम कार्बाइड की, तो चिंता ना करो, इसको मैं बताता हूं। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से। किससे रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से, ठीक है। तो ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मैं पुराने टाइम की बात करूं, बहुत पुराने टाइम की, तो बहुत पुराने टाइम में सीधा Al2O3 का इलेक्ट्रोमेटलर्जी किया जाता था। पुराने टाइम में क्या जाता था, Al2O3 का इलेक्ट्रोमेटलर्जी किया जाता था, तो वो ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाता था। क्यों होता था समझना,
जो अगर मैं सुनना ध्यान से, अगर मैं बिना इलेक्ट्रोलाइट मिला के, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर मैं इलेक्ट्रोलाइट क्यों मिलाऊं, मुझे क्या मतलब आ रहा है। अगर मैं विदाउट इलेक्ट्रोलाइट कराता, अगर मैं विदाउट इलेक्ट्रोलाइट पहले क्या जाता था, इलेक्ट्रोमेटलर्जी अगर मैं कराता, ठीक है, तो क्या होता था, एल्यूमिना से मुझको 25% आपको क्या मिलता था, एल्यूमिनियम। अब देखो इतने सारे में से इतना ही मिल रहा है, कॉस्टली तो होगा ही ना। जब ये इतना कॉस्टली हो जाएगा तब आपको क्या क्रिएट होगा बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर से इसका रिफाइनिंग करेंगे, जो भी ये भी होगा तो ये भी आपका इंप्योर होगा, फिर इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे तो और कम मिल जाएगा। तो ये तो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल हो, जो वो अनइकोनॉमिकल आपका हो जाएगा। तभी आपके पुराने टाइम में एल्यूमिनियम की कॉस्ट ज्यादा थी, अब सस्ती हो गई है। पहले एल्यूमिनियम की कॉस्ट आपकी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। क्यों हुई है, इसलिए कि इसके बाद हमारा एक और मेथड आ गया था, हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज करके रियूज करके पूरा Al2O3 को जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम उसमें से एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर सकते हैं, रियूज करके। यही मेथड की वजह से हमको क्या मिलाना पड़ा, इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाते तो आज भी हमारा एल्यूमिनियम का कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता, ठीक, काफी ज्यादा हाई होता, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद का प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होगा बच्चों, समझ लो जी, आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया था रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रेजेंट होने की वजह से, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रेजेंट होने की वजह से इंप्योरिटी, आइए बताया, इंप्योरिटी एल्यूमिनियम कार्बाइड अगर प्रेजेंट होगा तो हम इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराएंगे, ठीक है। इसकी वजह से ड्यू टू दिस इसकी वजह से मैं इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराऊंगा। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराने के लिए जो मेथड का यूज करते हैं उसका नाम होता है हुप्स प्रोसेस। अब बात समझना बेटा, जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर एक पॉइंट नहीं जाएगा। अब यहां पर मैंने बताया था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एक आपका होता है एनोड, एक आपका होता है कैथोड। एनोड किसका होता है, इंप्योर का। देखो मैंने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में पढ़ाया होगा तो पेज टर्न करके देखो, इंप्योर Al2O3 होगा और कैथोड आपका किसका होगा, प्योर का होगा। कि कैथोड आपका क्या होगा, प्योर एल्यूमिनियम का होगा, तो प्योर का होगा। और ये थिक प्लेट होगा और ये क्या होगा, थिन होगा। ये पतला होगा और ये मोटा होगा। बाद में आपका एनोड मड जमता था, याद आया, एनोड मड वाला है, ठीक है, एनोड मड वाला है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझो अच्छे से, काफी इजी है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट मिलाना चाहूं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट में मिला दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, Al+3 को मिला दिया, F- Ca+2 और Na+, ये मैंने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, वही वाला क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। तो अब यहां पर जो रिएक्शन होगी 8 एनोड की अगर मैं बात करूंगा तो एनोड पर रिएक्शन कैसी होगी बच्चों, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर जब आपका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्यूमिनियम+3 आपका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मतलब एल्यूमिनियम आपका क्या करेगा, एल्यूमिनियम+3। जैसे मैंने कॉपर के केस में बताया था, वहां पर जाके देखो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को जाके देखो, आपको समझ में आएगा। +3 इलेक्ट्रॉन, देन आपका 8 कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और कैथोड पर जब आपका रिडक्शन होगा तो एल्यूमिनियम+3 आपका फिर से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को, और एल्यूमिनियम बना देगा। यहां से आपकी प्योर हो जाएगा। और जो इसमें से जो ये इंप्योर है, ये अभी इंप्योर है, इंप्योर से ये बना। लेकिन जो भी आपका होगा इंप्योर है, ठीक है। जो यहां से एल्यूमिनियम+3 बनेगा, साथ में इंप्योरिटी की किसके फॉर्म में चली जाएगी, एनोड मड। और एनोड मड के अंदर क्या होता है, कार्बाइड मिलेगा, क्योंकि कार्बन की इंप्योरिटी ना, तो यहां पर कार्बाइड मिलेगा, सल्फाइड नहीं मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, कार्बाइड मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा यहां पर एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन भी बच्चों खत्म होता है। और इस तरीके से हमारा यहां पर चैप्टर पूरा फिनिश होता है। अब चैप्टर में कुछ 1-2 पॉइंट है, एलिंगम डायग्राम, जो कि मैं रिवीजन में बताऊंगा उसका, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां पर हमारा मेटलर्जी खत्म होता है, जो कि उसका थियोरेटिकल पार्ट है। और अब हम बात करेंगे, जो मैं आपको बताने वाला था ना, रिवीजन। तो रिवीजन मैं अब स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों को पहले इसको अच्छे से
अच्छे से रट लेना है, रटना तो जरूरी है। इनऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक को डेली टू डेली पढ़ो, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और इस तरीके से आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके बाद का पॉइंट में पॉइंट की बात बता रहा हूं। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोग जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा ये बेनिफिट देगा। और सबसे सिंपल बात है कि इसके बाद जो मैं रिवीजन का कराऊंगा, रिवीजन लेक्चर आपको तभी देखने, कॉपी में नोट डाउन नहीं करने, कॉपी में नोट डाउन नहीं देखने करने, रिवीजन लेक्चर आपको तभी देखने जब आपने 1 से 2 बार उस फैमिली को पढ़ा होगा। मैंने हर फैमिली के लिए रिवीजन लेक्चर तैयार कर रखा है, शॉर्ट रिवीजन लेक्चर। उसके अंदर मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, उसके अंदर मैं को बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लूंगा ताकि आपको पूरा ओवरऑल कंसेप्ट आपके क्या हो जाए बच्चों, क्लियर हो जाए, मतलब आपके माइंड में 1% डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने रिवीजन लेक्चर बनाया उसको देखने का बस एक ही शर्त है, जब तक आपने कोई फैमिली 2 से 3 बार नहीं पढ़ी है तो देखने की कोशिश मत करना, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी बात है कि आप लोग ऐसा करो। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को 100% इसका बेनिफिट मिलेगा और खास तौर से आप लोग काफी अच्छे, खुद में ही आप काफी अच्छे हो जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर आपको आगे कभी तकलीफ नहीं आएगी। क्या होता है, जब एंड ऑफ द सेशन होता है तब हमको एक ही प्रॉब्लम रहती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें याद नहीं है। अगर आपने मेरे बात को फॉलो किया तो एंड तक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रहेगी और खुशी खुशी आप वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अगर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर मान लो आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आप 5 मिनट के अंदर सोल्व कर डालोगे अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। यहां पर हमारा मेटलर्जी खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।